Hello students, welcome to lecture 9 of the chapter 1, that is Cell the Unit of Life. My name is Dr. Shubham Kaushik. I am Senior Biology Faculty at PP Samani Center for Excellence. So, till now we have covered these topics till सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोम. ये सारे हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं अभी तक के लेक्चर्स में. अब हमारे दो टॉपिक यहाँ पे बचते हैं, न्यूक्लियस एंड माइक्रो बॉडीज. ठीक है, तो अब हम लोग ये इस लेक्चर में जो है न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे चलते हैं. हाँ, तो इसमें न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. ये हमको याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है? जो सेल है उसका सेंटर में जो है एक राउंड बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है, और कुछ वायरसेस के केसेस में जो है वो हमारा आरएनए होता है. बट यहाँ पर हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में हमेशा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए में होगा. ठीक है, तो डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है. इट स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. हमारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होती है. ठीक है, उसका एक लैंग्वेज है. ठीक है, वो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ेंगे कि डीएनए का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे. और 12th में जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब हम उसका और डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं. ठीक है, द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाई वाज गिवन बाय नेम द क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग. ठीक है, तो क्रोमेटिन जो है वो नाम रखा गया बाय फ्लेमिंग. नॉर्मली है सेल हैज ओनली वन न्यूक्लियस. मोस्टली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, बट एक से ज्यादा भी हो सकता है. ठीक है, सम मैच्योर सेल्स लैक न्यूक्लियस, जैसे कि मैमेलियन आरबीसी. ठीक है, तो जो मैमेलियन आरबीसी है उसको हम लोग फुल फॉर्म अगर बोले तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्या बोलेंगे? रेड ब्लड सेल. ठीक है, बट क्या हम किसी चीज को सेल बोल सकते हैं जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं है? ठीक है, हम तो यहाँ पे न्यूक्लियस के बेसिस पे प्रो कैरियोट और यू कैरियोट कर रहे हैं. जहाँ न्यूक्लियस ही नहीं है तो कैसे उसे हम यू कैरियोट मान लें? तो यहाँ पर हम आरबीसी को जो है रेड ब्लड सेल नहीं बोलते, रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग सेल नहीं बोल सकते, रेड ब्लड कॉर्पसल्स. ठीक है, और सीव ट्यूब जो होते हैं प्लांट्स में उनमें भी जो है न्यूक्लियस नहीं होता है. ठीक है, क्यों नहीं होता, क्या उनकी प्रॉपर्टी है, वो जब वो पर्टिकुलर टॉपिक आएगा, पर्टिकुलर चैप्टर आएगा, तब हम उस लोग को देखेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. ये कुछ चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली, कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट है वो हमको याद रखना है. इज कंसिडर्ड एज कंट्रोलर ऑफ और डायरेक्टर ऑफ सेल. ठीक है, तो ही इज द कंट्रोलर ऑफ सेल, सेल को कंट्रोल करता है. ठीक है, importance of nucleus in control of heredity, growth and metabolism was experimentally proved by Hammerling. ठीक है, ये प्रूव किया हैमरलिंग ने. ठीक है, एक्सपेरिमेंट किस पे किया? एसिटाबुलेरिया सिंगल सेल लार्जेस्ट एल्गी. ठीक है, एसिटाबुलेरिया जो एक एल्गी है जो कि लार्जेस्ट है सिंगल सेल, उस पे इसने एक्सपेरिमेंट किया और प्रूव किया कि डीएनए ही, न्यूक्लियस ही जो है वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है. ठीक है, if a nucleus of a cell is experimentally removed, this unicellular organism will die after some time. ठीक है, that means nucleus is very important. Strasburger stated that nucleus arises from division of pre-existing nucleus only. The study of nucleus is known as karyology. ठीक है, न्यूक्लियस कैसे बनता है? पुराने जो पेरेंट सेल है उसके न्यूक्लियस में डिवीजन होता है. ठीक है, फिर सेल डिवाइड हो जाता है तो दोनों सेल में एक एक न्यूक्लियस आ जाता है. ठीक है, और न्यूक्लियस के स्टडी को हम बोलते हैं कैरियोलॉजी. जनरली यूकैरियोटिक सेल कंटेन एटलीस्ट वन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. जो आरबीसी है मैमल्स की उसमें जो है न्यूक्लियस नहीं होगा, बट आरबीसी ऑफ कैमल एंड लेमा जो है वो कंटेन करते हैं न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ये जरूर हमको याद रखना है. डाइकैरियोटिक, पैरामीशियन एंड मल्टीकैरियोटिक सेल्स आर आल्सो नोन. ठीक है, मींस जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हमें पता है. आगे चलते हैं इसमें. अब जो इंटरफेस न्यूक्लियस है, इंटरफेस न्यूक्लियस मीन जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसके न्यूक्लियस में क्या क्या होता है. न्यूक्लियर एनवेलप, ये हम देख रहे हैं. जैसे सेल के ऊपर एक कवर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वैसे न्यूक्लियर के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवर है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप. उसके बाद न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, वैसे सेल न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड पोर्शन है, जेली जेली लाइक पोर्शन है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म.
उसके बाद जो डीएनए वाला पोर्शन है उसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। और उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जो सेंटर में हमको दिखाई दे रहा है, दैट इज न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो चार पोर्शन है, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलेंगे, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। अब एक एक करके इन चारों को समझते हैं क्या क्या है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखें, ठीक है, तो इसमें दो पैरेलल मेम्ब्रेन है, स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसमें दो मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में एक 10 to 50 नैनोमीटर का स्पेस है जिसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था ना, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस था, वैसे ही यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप की, इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप की, और बीच में कितनी जगह है, 10 to 50 नैनोमीटर, और उस जगह को क्या बोल रहे हैं हम लोग, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। These membrane forms a barrier between the material present inside the nucleus and of the cytoplasm, ठीक है। आप एक तरह से समझ लीजिए न्यूक्लियस जो है वो हमारे एक कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बॉस का ऑफिस है, ठीक है। या फिर आप मान सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को बाहर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, उसमें काफी सीक्रेसी रखनी पड़ती है, कोई अंदर की चीज बाहर लीक ना हो जाए, बाहर की चीज कोई अनवांटेड अंदर ना आ जाए। तो काफी जो है सिक्योर जो है, वो सिक्योरिटी वाली जगह है न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। और वो कुछ चीजों को ही अंदर जाने देता है, जो जरूरत की चीजें वही न्यूक्लियस में जाएंगी। हम जो खा रहे हैं हर चीज, वो जरूरी नहीं है कि सेल में तो जाएगी, बट सेल के न्यूक्लियस में जाएगी उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक बैरियर का काम करता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस घर के बाहर एक सिक्योरिटी बैरिकेड होगा कि भाई किसको अंदर जाना है, उसका प्रॉपर चेकिंग होगा, वो जरूरत का आदमी है तो ही अंदर जाएगा, बिना बात कोई बोले कि मुझे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाना है तो वो नहीं जा सकता, ठीक है। उसी तरीके से न्यूक्लियस का भी हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो ईआर के साथ जुड़ा होता है और जो इंफॉर्मेशन निकलती है न्यूक्लियस में से, वो जो ईआर जो है, रफ ईआर जो है वो ट्रैप करता है और उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है प्रोटीन में। द न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, तो ये जो दिख रहे हैं हमको, दीज आर न्यूक्लियर पोर्स, जहां से जो है इंफॉर्मेशन निकलेगी बाहर इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, ठीक है। याद रखना है हमको, एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। सेंट्रल डॉगमा मीन्स जो इंफॉर्मेशन है वो किसमें स्टोर है, डीएनए में, ठीक है। बॉस इज डीएनए, ठीक है। अब बॉस को अपने एम्प्लॉयज को कुछ इंफॉर्मेशन देनी, ठीक है, तो वो खुद नहीं जाता, वो सेक्रेटरी के थ्रू भेजता है। तो डीएनए इज बॉस, आरएनए उसका सेक्रेटरी है, और प्रोटीन जो है वो एम्प्लॉयज है, ठीक है। तो डीएनए जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट करता है, अपनी इंफॉर्मेशन देता है इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। तो डीएनए से एमआरएनए बनने का काम कहाँ होगा, न्यूक्लियस में, बॉस के ऑफिस में। फिर वो सेक्रेटरी बॉस के ऑफिस से बाहर निकलेगा थ्रू न्यूक्लियर पोर, ठीक है। अब एमआरएनए बाहर आ गया, अब बाहर एक आदमी है जो सेक्रेटरी को बुला अपने पास बुलाता है या सेक्रेटरी के पास जाता है, दैट इज RER। उसके ऊपर राइबोसोम है, राइबोसोम जो है सेक्रेटरी के इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं और बनाते हैं प्रोटीन। वो प्रोटीन वो जो काम बॉस ने बोला था वो करेगा, ठीक है। अगर बॉस ने बोला था कि जाके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट अभी अभी इस इंसान ने खाया है, ठीक है, तो वो डाइजेशन का काम स्टार्ट कर देगा वो, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यही होगा, ठीक है, समझ गए। RNA and protein molecules takes place in both direction between nucleus and cytoplasm। अब आगे चलते हैं हम लोग इसमें। द साइज ऑफ न्यूक्लियर पोर, वो जो बाहर आने का रास्ता है उसका 300 to 1000 एंगस्ट्रॉम इतना डायमीटर होगा, ठीक है। और ईच न्यूक्लियर पोर, हर दरवाजा, इज गार्डेड बाय ऑक्टोगोनल डिस्कॉइड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड एज एनुलस और ब्लेब, ठीक है। द इनर साइड ऑफ inner nuclear membrane is lined by nuclear lamina, the structure is formed by filaments of lamin protein, ठीक है। तो ये जो है पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि अंदर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ क्या है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। फर्स्ट हो गया कवरिंग, ठीक है, कवरिंग में बाहर क्या अंदर क्या है वो आपको याद रखना है। बाहर आने के लिए एक ही रास्ता है, दैट इज न्यूक्लियर पोर्स,
उसका डायमीटर कितना है 300 to 1000 डायमीटर, ठीक है, 300 to 1000 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड है न्यूक्लियोप्लास्ट, जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी कुछ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ है, is a ground substance of nucleus which is a complex colloidal form of a number of chemical like nucleotides, nucleosides, ATP, protein, enzymes, RNA, DNA, polymerase, बहुत सारी चीजें होंगी जिससे RNA बनाने की चीजें, DNA बनाने की चीजें। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द फॉर्म ऑफ ATP, GTP, TTP, CTP, UTP, ठीक है। हमें पता है जो DNA है वो ATGC का मिलके बना होता है, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, ठीक है, वो उसके मोनोमर्स है, डीएनए जिससे बन रहा है, ठीक है। तो वो जो है मोनोमर्स तैयार रखता है, अगर उसको दोबारा डीएनए बनाना है, सेल को डिवाइड होना है, तो पूरे डीएनए का कॉपी बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। मान लीजिए एक बुक है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि वैसी दो बुक हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उस बुक का मुझे जीरोक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब जीरोक्स निकालने के लिए मुझे पेजेस तो चाहिए, ठीक है। तो आप समझ लीजिए एटीपी, जीटीपी, टीटीपी क्या है, पेजेस है। बट पेजेस को कैसे अरेंज करना है वो मैं उस बुक में से देख के अरेंज करूंगा। फिर रेड पेज पहला, सेकंड पेज ग्रीन, ठीक है। तो हम मान सकते हैं पहले ए आएगा, फिर टी आएगा, फिर ए आएगा, फिर टी आएगा, फिर जी जी आएगा, फिर सी आएगा, ठीक है। तो वो अरेंजमेंट डीएनए में से देख के एक नया डीएनए, एक बुक का जेरोक्स निकाल के मैं दूसरा बनाऊंगा। फिर मैं जो है सेल को डिवाइड करूंगा, तो इस सेल के पास एक न्यूक्लियस हो जाएगा, इस सेल के पास एक न्यूक्लियस हो जाएगा, दोनों के पास सेम डीएनए होगा, ठीक है, समझ गए। तो क्रोमेटिन नेट एंड न्यूक्लियोलस आर एम्बेडेड इन न्यूक्लियोप्लास्ट, तो जो हमारा डीएनए है और न्यूक्लियोलस उस जो फ्लूइड में वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लास्ट प्रोवाइड साइट ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन मींस फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, ठीक है। अगर कोई पूछे व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, अगर आरएनए भी पूछे कौन सा आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज ले जा रहा है कहां से कहां, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। उसके बाद आता है क्रोमेटिन नेट, ठीक है। Interphase nucleus is a loose and intricate network of nucleoprotein fibers called chromatin. Chromatin net is mainly formed of DNA and histone protein. ठीक है। अब समझ लीजिए हमारे एक सेल में, एक सेल जो माइक्रोन में है उसमें कितना डीएनए होता है। ह्यूमन की बात करूं तो एक सेल में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए, ठीक है। हमारा अगर हम हाथ देखें पूरा लंबा करके तो 1 मीटर होता है, दोनों हाथ अगर हम कर दें तो अराउंड 2 मीटर होता है, उससे भी लंबा, ठीक है। हम अपने दोनों हाथों को चौड़ा करें उससे भी लंबा डीएनए एक सेल के अंदर, तो कैसे आएगा, प्रॉपरली फोल्ड करना पड़ेगा। जैसे हम लोग उत्तरायण में जो मांझे को है बांधते हैं, ठीक है, अगर मांझे को मैं ऐसे ही रख दूं तो आ पाएगा, थोड़ी सी जगह में नहीं, हम क्या करते हैं उसे वो फिरकी में लपेट देते हैं, ठीक है। तो फिरकी में लपेट देते हैं तो जो हिस्टोन प्रोटीन है आप समझ लीजिए फिरकी है, और डीएनए को उसके ऊपर हम प्रॉपरली जो है हम उसके ऊपर कॉइल करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन में क्या क्या हुआ, फिरकी हुआ और मांझा हुआ। मांझा क्या है, डीएनए, फिरकी क्या है, हिस्टोन, तो दोनों के मिलाकर हम बोलते हैं क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड भी है दैट इज डीएनए, और प्रोटीन भी है, प्रोटीन कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। Chromatin fibers contain genetic information and condense to form constant number of chromosome during cell division, ठीक है। अब हर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग होती है, जैसे हमारे अंदर 46 है, तो सेल डिवाइड होगा तो दूसरे सेल में भी 46 ही होगा, ना तो 45 ना तो 47, ठीक है। तो वो पूरी तरीके से रेगुलेट है, और उसे भी डीएनए ही रेगुलेट करता है, डीएनए के ऊपर कोई और नहीं है, ठीक है। ये कंपनी कैसे चलानी है वो बॉस को ही देखना है, बॉस के ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। अगर हम केमिकली बात करें तो इसमें क्या क्या है क्रोमेटिन में, 31% डीएनए, 2 to 5% आरएनए, 36% हिस्टोन प्रोटीन जो कि बेसिक प्रोटीन है, और 28% नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। 20 to 30% पार्ट ऑफ हिस्टोन इज मेड अप ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये
एक क्रोमेटिन का कंपोजिशन हो गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो डीएनए ही है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक मांझे से भरी हुई फिरकी की बात करूं, तो मांझे से ज्यादा उसमें लकड़ी है, ठीक है। और प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का फिरकी है तो प्लास्टिक उसमें ज्यादा है मांझे से, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट उसमें मांझा ही है, ठीक है। तो उसी तरीके से डीएनए 31% है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। बट उसको कैसे संभाल के कॉइल करना है, उसके लिए हम इन सब चीजों का, आरएनए का, हिस्टोन, हिस्टोन में भी दो तरह का है, बेसिक और दूसरा नॉन हिस्टोन, ठीक है। तो उस तरीके से हम उससे कॉइल करते हैं, क्योंकि हमें हर बार जब कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है, एक बुक में 1000 पेज है, हमने उसको बहुत अच्छी तरीके से एक साथ कॉइल करके रखा हुआ है, ठीक है। हम इस तरीके से कॉइल नहीं करेंगे कि दोबारा हम उसे पढ़ ही नहीं पाए। अगर कोई बोले कि 127 पेज खोलो, तो तुरंत खुल जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर के 126 फाड़ने पड़ेंगे, उसके बाद 127 आएगा, ठीक है। तो डीएनए को इस तरीके से कॉइल किया गया है कि कोई बीच के डीएनए का अगर कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है तो निकाल ले, ऐसा नहीं कि भाई पूरा डीएनए खोलो फिर इंफॉर्मेशन निकलेगा, ठीक है। तो बहुत तरीके से कॉइल किया गया है, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पे पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक टाइप ऑफ हिस्टोन दिया हुआ है, H1, जो लाइसिन रिच होता है। लाइसिन एक अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन में होते हैं, ठीक है। H2A टाइप का है, H2B टाइप का है, H3 टाइप का है और H4 टाइप का है, ठीक है। तो ये 5 तरह के जो है हमारे हिस्टोन्स होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। ये कैसे है, इनका फोल्डिंग कैसा है, ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, यहाँ पर हमको इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब क्रोमेटिन दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक लाइटली स्टेन्ड एंड डिफ्यूज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन, उसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन, जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, मींस जो इंफॉर्मेशन बनाता है। जनरली यूक्रोमेटिन लाइज इन सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा होता है हाइड्रोक्रोमेटिन, जब हम उसे स्टेन करेंगे तो वो डार्क दिखेगा और बहुत टाइट होता है। जैसे आप मान लीजिए फिरकी है, उसमें कुछ जगह पे आपने मांझा बहुत टाइटली लपेटा हुआ है और कुछ जगह पे बहुत ढीला ढीला लपेटा हुआ है, ठीक है। तो जो टाइटली स्टेन है, लाइटली स्टेन, हल्का जो दिख रहा है, और थोड़ा धीरे धीरे बांधा हुआ, हल्का हल्का बांधा हुआ है, वो जो है हमारा यूक्रोमेटिन। जो एकदम टाइटली बांधा हुआ है और देखने में थोड़ा डार्क दिख रहा है, उसको बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन काम नहीं करता, वो ऐसे ही डीएनए पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है हम आगे डिस्कस करेंगे। यूक्रोमेटिन काम करता है ऐसे। अब अगर मैं बोलूं कि 100% डीएनए जो सेल के अंदर है, उसमें से कितना यूक्रोमेटिन होगा, कितना हेट्रोक्रोमेटिन होगा, यूक्रोमेटिन ज्यादा होगा या हेट्रोक्रोमेटिन ज्यादा होगा। तो मैं आपको बता दूं, ओनली 2% ऑफ डीएनए इन ए सेल इज वर्किंग, बाकी 98% इज नॉन वर्किंग, 98% इज हेट्रोक्रोमेटिन, जो कि जेनेटिकली लेस एक्टिव होता है और वो कुछ काम का नहीं होता, कुछ नहीं करता है, ठीक है। फिर भी वो सेल में क्यों होता है, ये आपको भी सोचना है। अगर आप सोच सकते तो सोचिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे मेरे को भेजिए कि वाई 98% ऑफ डीएनए इज जंक, ठीक है। फिर भी हमारा सेल उसे क्यों रखता है। और जब उसे कॉपी बनानी होती है, मान लीजिए एक बुक है आपके पास, उस बुक में जो है 100 पेजेस है, उसमें से 2 ही पेज काम के हैं, फिर भी अगर आप उस बुक का जेरोक्स निकालते हैं तो आप बाकी के 98 पेजेस का भी जेरोक्स निकालते हैं, आपका खर्चा कितना बढ़ता है। 98 पेजेस आपको खरीदने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, जेरोक्स मशीन में इंक जाएगा एक्स्ट्रा, फिर भी सेल उसे रखता है, हजारों लाखों साल से सेल उसे रख रहा है। तो कुछ तो फंक्शन होगा, डायरेक्टली डीएनए वाला फंक्शन नहीं है उसका, वो एमआरएनए नहीं बनाता। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव मतलब जो एमआरएनए बनाता है, जो इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, वो सिर्फ 2% है, ठीक है। समझ गए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन अकर्स इन ऑल सेल्स, ठीक है। फैकल्टेटिव अकर्स इन सम सेल्स इन सम स्टेजेस, ठीक है। जैसे बार बॉडी इन फीमेल सेल इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव, ठीक है। बार बॉडी क्या है आगे डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ बार बॉडी इन न्यूक्लियस ऑफ एन इंडिविजुअल इज नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। हमारे अंदर कितनी, मेल के अंदर कितनी एक्स क्रोमोसोम, एक, फीमेल के अंदर कितनी, 2। तो फीमेल में अगर काम हर चीज का डबल हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल में इनएक्टिव हो जाता है और उसी को बोलते हैं हम लोग बार बॉडी। किसी भी
ऑर्गेनिज्म में जितनी एक्स क्रोमोजोम है उसमें से -1 कर दो तो वो बार बॉडी होगा। अगर 4 एक्स क्रोमोजोम है किसी ऑर्गेनिज्म में तो एक जो है वो जो है बार बॉडी बन जाएगा, ठीक है। ऑफ एन इंडिविजुअल इज नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम -1, ठीक है, समझ गए। तो इतना हम लोग ने डिस्कस कर लिया। ये यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन का आपको सोचना है और मुझे जो है व्हाट्सएप पे बताना है। आगे हम देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। कंसिस्ट ऑफ थिन एक्सटेंडेड लाइट स्टेन पार्टिकल, जो है कॉइल्ड होगा, थिक कॉइल्ड होगा, यूनिटिकेवली मोर एक्टिव, ये लेस एक्टिव और मोस्टली इनर्ट होता है, कुछ काम नहीं करता है। इसमें लेस स्टोन, इसमें मोर स्टोन, रेप्लिकेट इन अर्ली एस फेज, इसका जो डुप्लीकेशन है, कॉपी है, वो एस फेज में बनता है, अर्ली एस फेज में, इसका लेट एस फेज में, ठीक है। अब जो है हम लोग न्यूक्लियस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग न्यूक्लियस हम लोगों ने पढ़ लिया। लास्ट पार्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप एनसीईआरटी से भी पढ़िए और कोई भी डाउट है तो पूछिए, ठीक है।